हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। सो ये कंडीशन क्या होती है? कार्डियोमायोपैथी मींस डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स। जो कार्डियोमायोपैथी कंडीशन है ये ग्रुप ऑफ डिजीज होती है, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं या जो कंडीशन है वो मिल के ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है किसकी डिजीज होती है? हार्ट मसल्स की, यानी कि इसमें कौन सी चीज अफेक्ट हो रही है? हार्ट मसल्स। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है? इन दिस हार्ट मसल्स बिकम रिजिड एंड लार्ज एंड एबनॉर्मली थिक। यानी कि इस कंडीशन में जो हार्ट मसल्स हैं वो उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? जो हार्ट मसल्स वो रिजिड हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है और ठीक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट लाइन है इन रेयर केस द मसल टिश्यू इन हार्ट रिप्लेस बाय स्कार। यानी कि ये कंडीशन जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल मसल टिश्यूज है वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं? हार्ट के स्कार टिश्यू से। यानी वहां पे स्कार बनने लग जाता है, स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत रेयर केसेस में। सो डू यू अंडरस्टैंड? कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट मसल्स अफेक्ट होती है और इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? हार्ट मसल्स रिजिड हो जाती है, थिक हो जाती है और एनलार्ज हो जाती है। ओके, अब जो यहाँ पे ये थिकनेस हो रही है, एनलार्जमेंट हो रहा है हार्ट मसल्स में, उस वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? इट डैमेज द हार्ट मसल्स एंड reduce द मसल टोन एबिलिटी टू पंप द ब्लड। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है उस वजह से हार्ट मसल्स डैमेज हो रही है। ओके, जिस वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? हार्ट की जो मसल टोन है वो लॉस हो जाएगी। और अगर हार्ट की मसल टोन लॉस होगी तो आपको पता है कि हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। तो अगर हार्ट की मसल टोन ही लॉस हो जाएगी तो जो पंपिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी है हार्ट की, वो या तो लॉस हो जाएगी या रेड्यूस हो जाएगी। सो आपको समझ में आ गया होगा कार्डियोमायोपैथी कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट मसल्स है वो एनलार्ज हो जाती है, थिक हो जाती है, जिस वजह से हार्ट की जो मसल टोन है वो लॉस हो जाएगी। और अगर मसल टोन लॉस होगी तो पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की लॉस हो जाएगी या रेड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद इसकी कॉजेस की बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंडीशन को कोज करने में। तो फर्स्ट वन इसमें कोज है कार्डियोवेस्कुलर कोज। इसमें कौन कौन सी कोजेज आ सकती है? फर्स्ट वन है इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें नेरोविंग होने की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो मायोकार्डियम मसल्स है उनको नॉर्मली ब्लड नहीं मिल पाता है। और अगर हार्ट मसल्स को नॉर्मली ब्लड नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हार्ट मसल्स अपना नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये भी कंडीशन किसको कंट्रीब्यूट करेगी? कार्डियोमायोपैथी को। ओके, सेकंड वन है वल्वुलर हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट के वाल्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और अगर हार्ट के वाल्व्स डैमेज हो जाएंगे तो नॉर्मली हार्ट से पंप ब्लड नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये कंडीशन भी क्या कंट्रीब्यूट करेगी? कार्डियोमायोपैथी को। और थर्ड वन है लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये लंबे टाइम तक हाइपरटेंशन रह रहा है किसी पर्सन को तो इस केसेस में जो ब्लड है उसका उसकी जो सॉरी जो हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो क्या करता है? ब्लड वेसल की वाल को डैमेज करने लग जाता है। और अगर ब्लड वेसल की वाल या डैमेज होने लग जाएंगी तो क्या होगा कि नॉर्मली हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अगर मान लो कोरोनरी आर्टरी की वाल्व जो है वो डैमेज होने लग गई है हाइपरटेंशन की वजह से तो मायोकार्डियम मसल्स को नॉर्मली ब्लड नहीं मिल पाएगा। और ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी और क्या कंट्रीब्यूट होगा? कार्डियोमायोपैथी। सो ये कार्डियोवेस्कुलर कॉजेज होगी। नेक्स्ट वन है मेटाबॉलिक कॉजेज।
जो मेटाबॉलिक कॉजेज है इसमें फर्स्ट वन है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा रहना। जो अपन फास्ट करते हैं, ठीक है, या मतलब रोजा रखते हैं बोलते हैं मुस्लिम्स में। तो अगर कोई पर्सन भूखा रह रहा है तो ये अपने बॉडी की मैकेनिज्म होती है कि जब भी हम भूखे रहते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी को एनर्जी कमी हो जाती है। तो हमारी बॉडी उस टाइम क्या करती है, खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जब भी हम भूखे रहते हैं लंबे टाइम तक, तो हमारी जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, हार्ट बीट जो है स्लो हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हार्ट जो है अपना काम जो है कम कर देगा। और अगर हार्ट का काम कम होगा तो आगे ब्लड भी पंप कम होगा। तो इस कंडीशन में भी कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। सेकंड वन है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है कि जब भी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन होता है। और अगर इन्फ्लामेशन होगा तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हार्ट मसल्स में इन्फेक्शन हुआ या इन्फ्लामेशन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट मसल्स में स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी कंडीशन कंट्रीब्यूट करेगी कार्डियो मायोपैथी को। नेक्स्ट वन है वायरल इन्फेक्शन एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी इन्फेक्शन की कंडीशंस होगी उन वजह से इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग की वजह से हार्ट मसल्स ठीक हो जाएगी और एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से भी क्या कंट्रीब्यूट होगा, कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट वन है इसके बाद जेनेटिक कॉजेज। तो इसमें फर्स्ट वन है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को पहले कंडीशन हो गई है तो उस वजह से पर्सन को भी कंडीशन हो सकती है। सेकंड वन है एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल। जो लोग ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो अगर हाइपरटेंशन कंडीशन रहेगी तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डैमेज होने के चांस होंगे। तो ये कंडीशन भी कोज कर सकती है कार्डियोमायोपैथी। और लास्ट वन है जेनेटिक कॉज में एब्यूज ऑफ कोकेन। जो कोकेन है वो क्या करता है, हाइपरटेंशन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो पर्सन के हार्ट फेल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये कंडीशन भी कंट्रीब्यूट करती है कार्डियोमायोपैथी को। सो ये कोजेस की बात हो गई। नेक्स्ट वन अपन इसके बाद आते हैं इसकी टाइप्स पे। तो इसमें फर्स्ट वन टाइप है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है या जो मसल्स है वो एक तो एनलार्ज हो जाती है, ओके, एनलार्ज हो जाती है और वीक हो जाती है, जिस वजह से ब्लड नॉर्मली आगे पंप नहीं हो पाता है। सेकंड वन है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स है वो रिजिड हो जाते हैं। रिजिड का मतलब ये है कि हार्ड हो जाते हैं, जिस वजह से नॉर्मली क्या होता है कि जब हार्ट में ब्लड आता है, ठीक है, तो जो प्रोसेस चलती है हार्ट बीट की उसमें हार्ट की जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यही प्रोसेस होती है। तो हार्ट मसल मतलब स्ट्रेच होती है। बट रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स या जो मसल्स है हार्ट की उनमें रिजिडनेस हो जाती है, रिजिड हो जाते हैं वो, जिस वजह से वो नॉर्मली स्ट्रेच नहीं हो पाते, और स्ट्रेच नहीं होंगे तो आगे ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, ओके। डायलेटेड में तो क्या हो रहा था, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स या जो मसल्स है वो एनलार्ज हो जाती है और वीक हो जाती है, ओके, और इसमें रिजिड हो जाती है। अब थर्ड वन है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हार्ट मसल्स है वो एक तो एनलार्ज हो जाती है और थिक हो जाती है, ठीक है। तो एनलार्जमेंट और थिकनेस होने की वजह से क्या होगा, जो हार्ट है वो नॉर्मली पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, ओके। सो ये थर्ड टाइप हो गए। एक और टाइप होता है इसमें, उसका नाम होता है टी ए टेकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। एक फोर टाइप भी होता है इसका, जिसको बोलते हैं टेकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। एक जापानीज वर्ड है टेकोत्सुबो। इसका मतलब होता है जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है,
ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम आपने कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा। इसमें जो कॉज होती है वो क्या होती है कि मान लो किसी पर्सन का मतलब किसी तरह से कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है या इमोशनली वो ब्रोक हो रखा है, टूट रखा है, ठीक है। तो उन पर्सन में क्या होता है, हार्ट मसल्स के वीक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। कि जो लोग जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया या कोई इमोशनली मतलब बहुत सैड है, डिप्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस में है, तो उन पर्सन में क्या होता है कि हार्ट मसल जो है वो वीक होने लग जाती है कंटिन्यू स्ट्रेस लेने की वजह से। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या टेकोत्सुबो सिंड्रोम या कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है कार्डियोमायोपैथी कौन कंडीशन हो सकती है, ये किसका एक टाइप है। इसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट वन है वीकनेस। पर्सन वीक रहेगा क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है ब्लड पंप नहीं होने की वजह से। सेकेंड वन फेंटनिंग आफ्टर एक्सरसाइज। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, वीकनेस है। तो अगर मान लो पर्सन कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसके बाद उसको चक्कर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इरेगुलर हार्ट बीट भी देखने को मिल सकती है, यानी कि एरिदमिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो है वेंट्रिकल्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, हार्ट मसल्स अफेक्ट हो रही है, तो उस वजह से इरेगुलर हार्ट बीट यहाँ रहेगी। यहाँ पे हेडेक भी देखने को मिल सकता है पर्सन में। और क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स। जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स उनमें स्वेलिंग देखने को मिले, क्यों, क्योंकि ब्लड ब्लड है जो आगे नहीं जा रहा है। तो जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस पीछे की तरफ बैक फ्लो करेगा, और बैक फ्लो करने के बाद वापस नीचे जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं उनमें आ जाएगा, और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है इस वजह से पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट वन है एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब क्या होता है, जो एब्डोमिनल केविटी उसमें फ्लूइड का फॉर्मेशन या कलेक्शन हो जाना एक्सेसिवली, उस कंडीशन को बोलते हैं एसाइटिस। ये भी क्यों होगा, हार्ट का पंप, अगर हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को तो क्या होगा, पीछे की तरफ जमा होने लग जाएगा, कहाँ पे, एब्डोमिनल केविटी में। नेक्स्ट वन है पाल्पिटेशन। जो स्वेलिंग रहेगी, जो फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेट रहेगा, एडिमा रहेगा, उस वजह से पाल्पिटेशन की कंडीशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है चेस्ट पेन। पर्सन को यहाँ पे चेस्ट पेन भी होगा क्योंकि हार्ट की मसल रिजिड हो रखी है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिल सकती है, यानी कि डिस्निया की कंडीशन। जो पर्सन की जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे डिजीनेस देखने को मिल सकती है, यानी जो चक्कर वगैरह आते हैं वो, फेंटनिंग, ओके। सो ये साइन एंड सिम्टम्स की बात हो गई। नेक्स्ट वन इसके बाद डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें पर्सन के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो देखेंगे हम। जो सब्जेक्टिव डाटा पर्सन से कलेक्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव डाटा है हम उसको एसेस करके कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे। पर्सन का चेस्ट एक्सरे करेंगे जिसमें जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट वन ईसीजी भी कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो नॉर्मली मेजर करके। नेक्स्ट वन है एमआरआई। जो एमआरआई है इससे भी हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से क्या डिटेक्ट करेंगे, इन्फेक्शन की कंडीशन को। टीपीआर एंड बीपी जो वाइटल साइंस है उनको भी हम एसेस कर सकते हैं एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी, ओके। और पल्स भी यहाँ, सॉरी, जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा, रेस्पिरेशन भी बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। एंजियोग्राफी क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अगर यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, एंजियोग्राफी के थ्रू, ओके। सो ये डायग्नोसिस की बात हो गई। नेक्स्ट वन है इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट वन पॉइंट है, मैनेजमेंट शुड बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू कोज, यानी कि जो कोज है, अगर हमने कोज आइडेंटिफाई कर ली कंडीशन की कार्डियोमायोपैथी के, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उस कोज के बेसिस पे। सेकंड वन है ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स फॉर एडिमा, मेंटेन न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो इसका ट्रीटमेंट है, अब क्या होगा
कि जो सिम्टम्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक अगर एडिमा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर वीकनेस है तो उसके लिए न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मेंटेन करके रखना है। ठीक है। थर्ड वन पॉइंट है प्रिवेंट फ्रॉम सीवियर कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशन अभी एराइज हो रखी है उसको आगे सीवियरिटी उसकी बढ़ने से रोकनी है। ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन फॉर इंक्रीज द ब्रीथ। एग्जाम्पल फॉउलर पोजीशन, यानी पर्सन को ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करनी है जिसमें उसकी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो सके या पर्सन को इजीली मेरा कहने का मतलब है कि पर्सन को नॉर्मली सांस मिल सके, तो ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? फॉउलर पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड द स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंज्यूम फॉर बेटर इंप्रूवमेंट। यानी अगर पर्सन स्मोकिंग करता है, एल्कोहल कंजप्शन करता है, तो इसको रोकना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर डायरेटिक्स टू रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। अगर यहाँ पे एडिमा की कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे? डायरेटिक्स। और डायरेटिक्स क्या करती है? बॉडी से जो भी एक्सेसिव फ्लूइड है उसको बाहर निकालती है। ओके। नेक्स्ट वन ड्रग दो देंगे यहाँ पे एडमिनिस्टर एंटीकोगुलेंट्स। जो हिपेरिन है या जो एस्पिरिन है, ये ड्रग्स क्या करती है? जो क्लॉट बनने वाले हैं आगे चलकर, उन क्लॉट्स को बनने से रोकती है। एंटीकोगुलेंट्स या प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकती है। ठीक है। तो ये इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट वन इसके बाद इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट वन है सेप्टल मायोटोमी। अब ये क्या होता है कि जो हार्ट है ये इस तरह से होता है, इसके 4 चेम्बर्स होते हैं, ये 2 एट्रियम, ये 2 वेंट्रिकल्स। अब जो ये हार्ट के जो बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, हाइपरट्रोफी की जो कंडीशन होती है, हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, उसमें क्या होता है कि ये सेप्टम का एनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो सेप्टम का एनलार्जमेंट हो रहा है ये क्या करता है कि जैसे ये जो एरोटा से ब्लड जो जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब ये क्या होता है कि ये जो एनलार्जमेंट हुआ है सेप्टम का, ये इस पाथवे को ब्लॉक कर देता है, यानी कि एरोटा का जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर देता है। तो सेप्टल मायोटोमी में क्या करते हैं, ये जो सेप्टम यहाँ पे ग्रो कर रखा है, एनलार्ज हो रखा है, इसको रिपेयर करते हैं या इसको रिमूव कर देते हैं ताकि जो ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल से एरोटा में जाना है वो इजीली जा सके। ओके। नेक्स्ट वन है पेस मेकर इम्प्लांटेशन। जो हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है वो कौन सा होता है? एस ए नोट, जो साइनोएट्रियल नोट्स होती है। बट अगर वो अपना नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही है या हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे? पेस मेकर का इम्प्लांटेशन करेंगे, जो क्या करेगा? हार्ट बीट को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट वन है कार्डियोवेस्कुलर डिफिब्रिलेटर। ये क्या होता है? डिफिब्रिलेटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो इसके थ्रू हार्ट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोवाइड की जाती है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करती है? हार्ट बीट को नॉर्मल करने का काम करती है। अगर मान लो किसी कंडीशन में हार्ट सडनली अपना वह काम करना बंद भी कर देता है तो ये डिफिब्रिलेशन देके उसको वापस से बीट को शुरू किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट वन है हार्ट इम्प्लांटेशन। अगर मान लो हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो उस टाइम क्या यहाँ पे चांस होगा? हार्ट इम्प्लांटेशन करना। ठीक है। सो ये इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात हो गई। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट बचता है, इनका नर्सिंग मैनेजमेंट मैं लास्ट में सबका एक साथ कराऊंगा कार्डियक डिजीजेस का। तो अगर आपको एक कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।